2017 में भी 22 में भी इस क्षेत्र से जिताकर विधानसभा भेजा और अब वो नई जिम्मेदारी वन विकास निगम के अध्यक्ष के नाते अब आप सब लोगों की सेवा करने का काम आगे बढ़ाएंगे। आदमी कैलाश भटोली जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हयात सिंह मेहरा जी, आदरणीय शिवराज सिंह कठायत जी, आदरणीय शंकर पांडे जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई विजय वर्मा जी, बहन किरण देवी जी, भाई दीपक रजवाल जी, सतीश पांडे जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, श्याम नारायण पांडे जी से लेकर हमारे रामदास जोशी जी तक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्य, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई मोहित पाठक जी, भाई महेश पगड़िया जी, मुकेश कलपुरिया जी, कैलाश अधिकारी जी, गोविंद सामंत जी एवं राजू अधिकारी, दीपक गड़कोटी, दीपक भट्ट, सभी मंडलों के आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिले के जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी जी, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पीचा जी एवं सभी आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबको दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूं। चंपावत की महान नेता को, जिन्होंने पिछले हुए उपचुनाव में मुझे अपार समर्थन आप सब लोगों ने दिया। मैं आज आपको अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है और आप सब लोगों ने पूरे दिल खोलकर चारों तरफ से सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मत दिया। निश्चित रूप से आपका मत और आपका ये समर्थन मेरे को जिम्मेदारी के प्रति और सजग करता है कि आप लोगों ने इतना समर्थन दिया है, आपने इतनी ऊर्जा दी है कि पूरे उत्तराखंड का विकास अब उसको पायलट करने का काम हमारे चंपावत से होगा। हमारा संकल्प है एक उत्कृष्ट उत्तराखंड, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड, और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों का कालखंड हमारा पूरा हुआ और 100 दिनों के कालखंड में अनेकों अनेक योजनाएं, 100 दिन हमने समर्पण और प्रयास के नाम लगाने का काम किया। पूरी सरकार पूरी शिद्दत के साथ हर क्षेत्र में हम काम करें, हर क्षेत्र में हम अग्रणी राज्य के रूप में जाने जाएं, हम आदर्श राज्य के रूप में जाने जाएं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसमें हमको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद भी है, उनका मार्गदर्शन भी है। उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद में हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। एक आधारशिला विकास की रखने का काम लगातार आपकी सरकार कर रही है, उत्तराखंड की सरकार कर रही है। मैं आप सब लोगों के बीच में से, आप लोगों ने यहां से मुझे सेवा करने के लिए देहरादून भेजा है और बहुत बार ऐसे क्षण आएंगे
कि हो सकता है कि जिस समय आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर मैं हूँ, उस समय मैं यहाँ पर न रहते हुए भी हमेशा आपके बीच में रहूँगा, हर समय। आज मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी प्रधानमंत्री काल के 8 साल का कालखंड पूरा हो गया है और इन 8 सालों के कालखंड में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अभी आपने मेरे हाथों यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक हमारी बहनों को दिए, माताओं को दिए। हर किसी को पक्का घर मिले, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और उस सपने को साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप देखेंगे पिछले 8 सालों में तो मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं हर क्षेत्र के लिए बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज से पहले की जो सरकारें होती थी, उन सरकारों के समय में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए जाते थे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल और केवल गरीब और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, जो अंतिम स्थान पर रहते हैं, अंतिम पायदान पर रहते हैं, उन तक सरकार पहुंचे, उन तक योजनाएं पहुंचे। उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया, वहीं हमारी बहनों के आंसुओं को पोंछने के लिए देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को उनके धुएं से निजात दिलाने का काम, उनके घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भाइयों बहनों, जहां हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, हर किसी को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर इलाज होगा, इसकी गारंटी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अभी हम कोरोना महामारी में थे और जब कोरोना महामारी देश के अंदर आई थी, उससे पहले हम आकलन कर रहे थे, जब अमेरिका जैसे देश, दुनिया के अनेकों विकसित देश, जिनको हम कहते हैं डेवलप कंट्री, उन डेवलप देशों का भी ये हाल हो गया था कि कोरोना में उनके यहाँ जितनी मौतें हुई, जितना नुकसान हुआ, उसकी कल्पना करने से भी हम लोग डरते थे और हम सोचते थे जब भारत के अंदर कोरोना की महामारी आएगी तो इस कोरोना महामारी से भारत में पूरी तरह से अस्थिरता हो जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा कि हम संभल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के त्योहार होते हैं, इस प्रकार के उत्सव होते हैं, छोटे छोटे नामकरणों में भी 100 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे समय में हम कल्पना मात्र से भी डरते थे कि अगर हमारे देश के अंदर कोरोना आएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व ने जहां कोरोना महामारी का शानदार मैनेजमेंट किया, कभी देश के अंदर बंदी करके, कभी लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंस लाकर, कभी तमाम प्रकार से व्यवस्थित करके, कभी कोरोना की वैक्सीन बनाकर। एक बार पोलियो आया था, जो हमारे यहाँ पर बड़े लोग होंगे वो सब जानते हैं। जब पोलियो की दवाई बनाने के लिए, पोलियो की मेडिसिन बनाने के लिए कई साल लग गए, दशकों बीत गए, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। कहीं 25-25 साल लग गए, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आई। तमाम महामारियां देश के अंदर आई, उनकी कोई खुराक नहीं आई। लेकिन पहली बार हुआ जब लोग सोच रहे थे कि कोरोना की कहां से वैक्सीन बनेगी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश के वैज्ञानिकों का, देश के हमारे शोधकर्ताओं का, अनुसंधानकर्ताओं का, जिन्होंने 1 साल से भी कम समय के अंदर देश के अंदर 2 वैक्सीनें बना दी। और 2 वैक्सीन बनाने के बाद पूरे देश के अंदर 1 डोज लगाई गई, 1 डोज मुफ्त में लगाई गई, पहली डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई और तीसरी बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। आज देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश हमारा है। 192 करोड़ टीके अभी तक लग चुके हैं और जल्दी ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले हैं।
इतना ही नहीं, केवल देश के अंदर ही टीके नहीं लगाए। हमारी संस्कृति कहती है कि हम समूचे मानव कल्याण की जो है चिंता करते हैं, समूचे मानव कल्याण का हित अपने भाव में रखते हैं। कहते हैं, हमारे शुरू से कहा जाता है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वैसुधवम तो कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की भावना हमारे जो संस्कारों में है ना, हमारी संस्कृति में है। हमको तो हमेशा से ये पढ़ाया गया, ये सिखाया गया कि हमारे लिए तो सारा संसार अपना घर जैसा है। और सारे संसार की चिंता करते हुए मोदी जी ने और भारत की सरकार ने जहां देश के लोगों की चिंता करी, देश के अंदर वैक्सीन लगाने का काम किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी, 20 से अधिक देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम किया। दूसरे देशों को भी वैक्सीन लगाई गई। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। दूसरी तरफ जहां लोग जो छोटा काम करने वाले, कोई मजदूरी करने वाले, कोई रिक्शा चलाने वाले, कोई ठेला चलाने वाले, कोई छोटा दुकान करने वाले, कोई छोटी दुकान का काम करने वाले, उन लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले उन लोगों की चिंता करी और उन्होंने देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। भाइयों बहनों, मार्च 2020 में गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ हुई और उस योजना ने सुनिश्चित किया कि किसी के घर का भी चूल्हा नहीं बुझेगा, कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा, चाहे काम पर जाएगा या नहीं जाएगा, चाहे महामारी के दौरान उसकी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगा, लेकिन उसकी रसोई चलती रहेगी, उसका भोजन उसको मिलता रहेगा। ये काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों अनेकों काम। आज आजादी का जहां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आजादी के हम 75वें साल में, और देश के अंदर अनेकों ऐसे काम हो रहे हैं, इस पर भी कुछ लोग अंगुली उठाते हैं। मोदी जी देश के उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उन वीर क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहे हैं और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल है, उन सबके स्मरण में हमारे देश के वो वीर रहे जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को छूम लिया था। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, उनका नाम भी हमारी नई पीढ़ी के सामने आया। उनके लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, इनसे सबको जोड़ने का काम हो रहा है। और कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि मोदी जी को आजादी का अमृत महोत्सव भी नहीं मनाना चाहिए। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नित नए नए काम हो रहे हैं। आप सब लोग कभी दिल्ली जाएंगे तो आप देखेंगे कि देश के अंदर इतने प्रधानमंत्री हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री केवल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। 2 ही प्रधानमंत्री हुए, दूसरे अभी मोदी जी हुए, मोदी जी हैं, और अटल जी इससे पहले थे। लेकिन मोदी जी ने तय किया कि सारे प्रधानमंत्रियों के लिए, जितने भी देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं, उन सारे प्रधानमंत्रियों के नाम पर प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के अंदर बनाया जाएगा। अब उसका लोकार्पण भी हो गया है। आप सब लोग कभी दिल्ली जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर कि कितना शानदार प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। मैं तो कहूंगा कि जब भी दिल्ली जाए, हमारे स्कूलों के जितने भी दल हमारे बच्चों के उधर जाए तो उनको जरूर प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाना चाहिए। और उसके अंदर हर प्रधानमंत्री के जीवन वृत्त से जुड़ी हुई सारी चीजें उसके अंदर रखी हुई हैं। उनके कालखंड में कौन कौन सा काम हुआ है, कौन कौन से उन्होंने फैसले लिए, देश नीति, विदेश नीति, देश के अंदर कौन से नए कार्यक्रम उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू किए, उन सबको वहां पर रखा गया है, सजवाया गया है, वीडियो के माध्यम से, वहां पर संकलनों के माध्यम से। आप सब जाएंगे तो उसको देखेंगे। अपने आप में अद्भुत काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने की बात हम बहुत दिनों से कहते थे। हम देश के अंदर कहते थे कि देश के अंदर एक विधान, दो संविधान, 2 निशान, ये नहीं चलेंगे, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और लंबा कालखंड बीत गया। उस कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अपनी वहां शहादत दे दी। लेकिन धारा 370 चलती रही। उस धारा 370 को भी समाप्त करने का काम किसी ने किया है,
तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सब अयोध्या जाते होंगे, कभी अयोध्या का नाम सुना है हमने? मंच पर बैठे हुए लोगों में से अयोध्या में 1991 में जब कार सेवा हुई थी तो बहुत सारे लोग कार सेवा करने गए थे यहाँ से और कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं भी अयोध्या गया था अभी पिछले साल, तो मैंने देखा, और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया, तब मैंने देखा कि रामलला टेंट के नीचे हैं, टेंट लगा हुआ है और रामलला नीचे विराजमान है। तो मन व्यथित हुआ। आज मैं जब पिछले वर्ष अयोध्या गया तो मैंने पिछले साल देखा कि वो पूरा का पूरा परिसर जहां भगवान राम पैदा हुए थे, राम जन्मभूमि परिसर, एक नया रूप ले रहा है। तमाम प्रकार का दिव्य निर्माण उसमें चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। और आने वाले समय में वो स्थान हमारा केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। ये काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हुआ। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर आज आप जिस रोड से चलते हैं, ये रोड तो टनकपुर से आपको पिथौरागढ़ जाने के लिए जो रोड मिल रहा है, जिसके बारे में भी आप लोगों ने कहा कि रात को भी खुलना चाहिए, मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा है, वो देखेंगे, वो कमेटी बनेगी, NHAI की कमेटी बनेगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक लोगों का आवागमन हो, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए कि आगे जाने वालों को, मैं जानता हूँ जहाँ चंपावत क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसके अलावा लोहाघाट है, पिथौरागढ़ है, हमारी डीडी हाट को जाने वाले लोग हैं, धाकुला मुंशारी को जाने वाले लोग हैं, सारे लोग इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो इस रोड को बनाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आने वाले समय में आप सब लोग यहां से लेकर कैलाश मानसरोवर तक की जो यात्रा होगी, कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा भी आप रोड मार्ग से कर पाएंगे। आगे रोड भी बनने वाली है। ऐसे तमाम जो हमारे मंदिर हैं, जहाँ हमारा यहाँ पर गोलजू विराजमान है, माँ बाराही विराजमान है, गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है, घटोत्कच की ये भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ रणकुंची की भूमि है, माँ हिमला देवी की भूमि है, जहाँ मायावती अद्वैत आश्रम यहाँ पर है। इन सभी स्थानों को आगे चलकर हम लोगों ने मानसखंड कॉरिडोर योजना जो हम लाए हैं, मानसखंड माला मिशन, मंदिर माला मिशन, उसको हमने अभी बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन सभी मंदिरों के माध्यम से इनके सौंदर्यीकरण से लेकर चौड़ीकरण से लेकर केवल इसी स्थान को नहीं, अन्य स्थानों को भी जोड़ने का काम हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में लिया है। हम उस सब को करने वाले हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 दिनों के कालखंड में हमने जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर एक मांग उठती रही है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और उसके लिए लगातार मांग उठती रही है। देश के अंदर हर कोने से मांग उठती थी कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार के शपथ ग्रहण के पहले दिन हम सबसे पहले कोई निर्णय करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और हमने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। और उसके पीछे हमने तब भी तर्क दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहाँ गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड जहाँ धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ की हमारे प्रदेश की सीमाएं 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है। और इस प्रदेश के अंदर कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में ले लिया था और आज हमने रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है और 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। कम से कम 20% जो ऐसे मामले न्यायालयों में चल रहे, बंटवारे के मामले हैं, विरासत के मामले हैं,
तमाम प्रकार के जो मामले हैं उसमें 20% से भी ज्यादा मामले स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अपने आप में एक अनूठी पहल हमने उत्तराखंड के अंदर करी है और हम यहां कर रहे हैं। हम तो देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि देश के अन्य राज्य भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता का कानून लाए। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हमने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनमें 1,85,000 परिवार आते हैं जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन सभी को हम साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भर कर देंगे, हमारी सरकार देगी। और इस योजना को भी इसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया है, इसका शासनादेश कर दिया है। पर्यावरण मित्रों को हमने 500 रुपये का मानदेय प्रत्येक दिन का कर दिया है। पहले ये मानदेय कहीं 250 रुपये होता था, कहीं 200 रुपया होता था, उसको हमने 500 रुपया कर दिया है। भाइयों बहनों, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी है, विकलांगावस्था पेंशन बढ़ा दी है, विधवावस्था पेंशन बढ़ा दी है, 1200 से 1500 कर दी है। पहले परिवार में एक को मिलती थी, 2 दंपतियों में से अब दोनों को मिलने की व्यवस्था हमने कर दी है। कुछ इसमें थोड़ी सी अड़चन आ रही है, उनमें कुछ शासनादेश में है, लेकिन वो भी हम ठीक करने वाले हैं। उसको भी हम ठीक करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोनों परिवार में 2 दंपति हैं तो दोनों दंपतियों को पेंशन मिले। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से सजग है और हमारी प्राथमिकता है कि हम उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। पारदर्शिता के आधार पर सरकार चलेगी। सरकार सहयोगी के रूप में काम करेगी, जनता की सहयोगी के रूप में काम को आगे बढ़ाएगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएगी। उसके लिए हमने कहा है कि 1064 एक नंबर हमने इसका जारी किया है। हमारी सरकार ने एक नंबर जारी किया है 1064। अगर आपको भी कहीं लगता है किसी कार्यालय में कहीं पर कोई रिश्वत मांगी जा रही है, कोई काम करने में देरी की जा रही है, तो आप भी इस नंबर को डायल कर सकते हैं और इस नंबर को डायल करने वालों को कोई उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी कि ये नंबर किसका है, किसने इस पर सूचना दी है। उस पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच उपरांत कार्रवाई होगी और इसके जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये हमने सुनिश्चित किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोगों ने ऐसे मामलों पर जो भी मामले आए हैं सब पर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण 3 मंत्रों को लेकर हम काम कर रहे हैं। इन मंत्रों के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है कि हमारे अधिकारीगण अपने कार्यालयों में रुकें, अपने कार्यालयों में रहें, उसके लिए उनके डे फिक्स किए गए और वो जनता की सुनवाई करें। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पहाड़ों में अपने कार्यालयों में रहें, क्योंकि दूर से आने में देर हो जाती है। सचिवालय को हमने एक दिन 9 मीटिंग स्टे कर दिया है। अब सचिवालय में एक दिन मीटिंग नहीं होगी, केवल उस दिन अधिकारीगण जो आने वाले हमारे आगंतुक हैं, आने वाले जनता के लोग हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समाधान करेंगे। एक नई कार्य संस्कृति जो देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में आई है, उस कार्य संस्कृति को जन जन तक लाना है, जन जन में अपनाना है, अपने कार्यालयों में लाना है, अधिकारीगणों में, हमारे कर्मचारीगणों में, आम जनता के लोगों में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में। क्योंकि अब एक प्रकार का एक वर्क कल्चर देश के अंदर आ रहा है कि हमको काम करना होगा हर क्षेत्र में। हम जिस क्षेत्र में भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में है तो वहां भी काम करना होगा, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना होगा, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करना होगा। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई शुचिता का जो ये कालखंड शुरू हुआ है, उस कालखंड में आउटपुट देना होगा। भाइयों बहनों, इसको लेकर हमने सारे अधिकारीगणों से कहा है, हमारे सभी विभागों को कहा है कि आने वाले 10 सालों का एक रोड मैप बनाएं और 10 सालों के रोड मैप के साथ साथ 2025 में जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उस समय उस रजत जयंती वर्ष में हम अपने विभाग में कौन सा ऐसा एक काम करेंगे, 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे जिसको राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। और जो हमने संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य होंगे, क्योंकि जिस समय रजत जयंती हम वर्ष मना रहे होंगे तो हमने तय किया है विकल्प रहित संकल्प के आधार पर कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, हम उस श्रेणी में शामिल होंगे।
इसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। चंपावत जनपद हमारा इसका मॉडल बनेगा। जहाँ यहाँ बनबसा है, टनकपुर है, हम वहाँ देखते हैं तराई है। उत्तराखंड भी इसी प्रकार का है, जहाँ हमारे 2-3 जिले तराई के हैं, 2-3 जिले नीचे के हैं, बाकी के सारे जिले हमारे ऊपर के हैं। वहाँ थोड़ा गर्म भी है, वहाँ बरसात का भी अलग है, पानी का भी अलग है, यहाँ का अलग प्रकार का है। यहाँ पर हम फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, चाय बागानों के क्षेत्र में कौन सी, अभी मौन पालन का यहाँ केंद्र खुलने जा रहा है। इसी चीज हमारे यहाँ पर अभी सोबनसन जीना विश्वविद्यालय का एक परिसर चंपावत में खोलने के लिए हमने 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। यहाँ पर मौन पालन का केंद्र खोला जा रहा है। आज लगभग 76 करोड़ की योजनाओं का केवल और केवल चंपावत विधानसभा का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, और पूरे जनपद की सभी योजनाओं का 103 करोड़ रुपए की लोकार्पण और शिलान्यास की योजनाएं हुई हैं, जो एक हमारे इस क्षेत्र के विकास में एक आने वाले समय के लिए और तेजी से विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका भविष्य में हमने शिलान्यास करना है, और हम लोग केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते। हमने कहा है हम शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण भी करेंगे, यानी कि जिन योजनाओं को शुरू करेंगे उन सभी योजनाओं को पूरा करेंगे। इसी कड़ी में 100 स्कूलों का रूपांतरण किया जाएगा, उनको नए प्रकार से बनाया जाएगा, उसको अच्छा किया जाएगा। जनपद चंपावत के लिए नाबार्ड मद में जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की योजना है वो आगे बढ़ाई जाएगी, उसको किया जाएगा। मुडियानी में चौबटिया की तर्ज पर हॉर्टिकल्चर फार्म बनाया जाएगा, उद्यान फार्म बनाया जाएगा मुडियानी में। चंपावत में एक एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर अधिक से अधिक हमारे पर्यटक इस तरफ आए। चंपावत में शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी। जिलाधिकारी जल्दी इसकी भूमि तलाश कर इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जनपद में लाइब्रेरी हेतु जहाँ भी बनेगी, जो मेरी पहली विधायक निधि होगी उसमें से 10 लाख रुपए उस लाइब्रेरी के लिए लगाए जाएंगे। यहाँ पढ़कर हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। अभी नई जो शिक्षा नीति आई है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के पठन पाठन से लेकर उनके संपूर्ण विकास का खाका उस नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। कल ही हमने उत्तराखंड के अंदर नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें नर्सरी और केजी नर्सरी जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में होती है, उस प्रकार की व्यवस्था का भी प्रावधान उसमें किया गया है बच्चों के लिए। प्रथम चरण में हर ब्लॉक में लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी परीक्षा हेतु पढ़ाई की जा सकेगी। चंपावत नगर में हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण कार्य जल्दी किया जाएगा, इससे इसका जल्दी शासनादेश हो जाएगा, जल्दी इसका शासनादेश जारी करेंगे। काली नदी में नेशनल रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया जाएगा। जनपद चंपावत के पैराग्लाइडिंग हेतु जो भौतिक अवसंरचना है और वो ट्रेनिंग दोनों ही करवाई जाएगी। मां पूर्णागिरी में चरण मंदिर बूंद में राफ्टिंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राफ्टिंग जो वहाँ पर होती है पहले से। टनकपुर चंपावत NH पर जो हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 7 हिलांस आउटलेट का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे कि जो है आने वाले लोगों को, जाने वाले हमारे पर्यटकों को तमाम प्रकार की सुविधाएं, खाने पीने का सामान है, अन्य चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, आसानी से उपलब्ध होंगी, जो हमारे पर्यटन को बढ़ाने का एक काम होगा। चंपावत एक हथिया नौला मायावती ट्रैक रूट का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। राजगंगा पैलेस का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ पर्यटकों को कुमाऊं के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिले। सिप्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा और रोड का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। घाट पंचेश्वर जो रोड का अवशेष निर्माण कार्य है उसको भी किया जाएगा। बहुत सारे प्रस्ताव आज मुझे हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं, आप लोगों ने दिए हैं। मैं सभी को अपने साथ ले जा रहा हूं और उनको सबको देखकर उन पर
सुनिश्चित किया जाएगा कि उन सब पर कार्रवाई हो। कुछ कार्रवाई अभी होंगी, कुछ आगे होंगी और होते रहेंगी। कुछ काम अभी होंगे, कुछ आगे होंगे। धीरे धीरे करके सारे कामों को जो है बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी आज थोड़ा विलम्ब भी हो गया है। अभी आज रात तक काफ़ी सारी बैठकें यहाँ रखी हुई हैं, समीक्षा की बैठकें भी रखी हुई हैं और आप लोगों के बीच में मैं लगातार कोशिश करूँगा। मैं पहले आना चाह रहा था जून के महीने में, थोड़ा उस समय आ नहीं पाया, बहुत सारे कार्यक्रम लग गए। फिर विधानसभा का सत्र भी लग गया क्योंकि चुनाव होने के कारण से विधानसभा का बजट सेशन इस बार नहीं हो पाया था। वो बजट सेशन भी संचालित किया। फिर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी कार्यक्रम आ गए। इस कारण से थोड़ा मैं आया भी विलम्ब से, लेकिन आज मैंने तय किया है कि आज रात्रि तक आप ही सबके बीच में रहकर सारे जो भी हमारे क्षेत्र के विकास के काम चल रहे हैं, आगे हम कौन सी योजनाएं कर सकते हैं, सभी पहले हमारे जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर उनसे सारे उनके विचार लेकर उन्होंने जो भी अपनी सोच बनाई है उस सोच के आधार पर हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर उसको आगे के लिए जो है क्रियान्वित करने के कार्यक्रम बनाएंगे। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने जो है यहाँ से मुझे पहले कैलाश यहाँ से जिताकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग निश्चित रूप से आपने जो अपेक्षा की, जो विश्वास किए, धीरे धीरे सदैव के कदमों से उन सभी कामों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और दुर्गु देवता की कृपा से, माँ भुला देवी के आशीर्वाद से, माँ इंदिरा देवी के आशीर्वाद से, माँ बाराई के आशीर्वाद से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में चंपावत हमारा पूरे उत्तराखंड के लिए विकास का एक मॉडल बने और उस दिशा में हम निरंतर कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।